गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। गोष्ठी का प्रारंभ हम वंदना गीत से करते हैं। तो सावित्री दीदी, आप तैयार हैं? सभी को नमस्ते, बाबा जी को प्रणाम। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। तो बहुत आज प्रातःकालीन गोष्ठी में मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व पर हमारी चर्चा हो रही है और पुनः इस प्रातःकालीन गोष्ठी में जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं सभी का स्वागत है। मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में उन बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षण हो रहा है जो उनकी बारीकियां हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं जब हम दर्शन को आगे पढ़ने जाएंगे तो इन्हीं मुद्दों का ही विश्लेषण अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हमको मिलेगा। मुख्य रूप से ये बिंदु हमको स्पष्ट होते हैं तो दर्शन को जो आगे वांग्मय है उसको पढ़ने में हमको आसानी होगी, मुझको ऐसा लगता है। तो चलिए आगे आज हम बढ़ते हैं। इसमें आज के क्रम में बिंदु क्रमांक 16 से 20 तक की चर्चा होनी है, जिसमें हमारे साथ प्रवीण भैया जी रायपुर से, चंद्रहास भैया जी चारामा से और रघुनंदन भैया जी कोरबा से हमारे साथ उपस्थित हैं। और आप तीनों भैया लोगों का आज की प्रातःकालीन गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे हम चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रवीण भैया जी। जी दीदी। और जो पिछला कल की चर्चा हुई है उसको भी जोड़ते हुए आप आगे की कड़ी को रखेंगे भैया जी 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 भैया। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मैं प्रवीण वर्मा, अभनपुर जिला रायपुर से। आवाज ठीक जा रही है दीदी? हेलो। हाँ भैया, अच्छी आ रही। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है भैया, आवाज ठीक है। हाँ, हम मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्वों पे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे दीदी ने कहा कि पूर्व जो तत्व है उनको जोड़ते हुए तो 15 नंबर पे मानव शरण है। यदि हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए शरण को मनन करें सभी भाई बहन कि इससे शरण में क्या निकल के आता है, हम क्या सोचते हैं अभी वर्तमान में परंपरा में, है ना, तो ये ध्यान में अच्छे से जाएगा। इसमें मानव शरण में पूर्व में बात रखे हुए हैं भैया लोगों ने, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जब मानव ने इस धरती पे जन्म लिया तब उसके बाद से उनके जीवन काल में भय और विश्वास ये उनमें आता ही रहा है। तो उस काल में कुछ पशुओं से भय, कुछ प्राकृतिक आपदा से भय, यानी पार्श्विक भय ये उनमें देखा गया है। लेकिन कुछ समय बाद में मानव ने ये जो भय है उनसे मुक्ति पा लिया। फिर उसके बाद में वे एक परिवार या
कबीले समूह के रूप में रहने लगे और इनको हमने देखा और सुना है। फिर भी ये भय उस समय व्याप्त रहा ही है। अब इस जो भय है और ये जो अविश्वास है, इसको दूर करने के लिए स्थायी आधार पाने के लिए प्रयास किया गया। इसके लिए वे बहुत सारे परिवार मिलकर एक समाज के रूप में शरण में लिए या समाज के रूप में रहने लगे। तो उनका एक मुखिया या एक प्रधान प्रारंभ हुआ। फिर भी उस समाज में भय व्याप्त ही रहा, अविश्वास व्याप्त ही रहा। तो फिर धीरे धीरे से बहुत सारे परिवार जब रहने लगे, एक राज्य के रूप में रहने लगे, तो राजा के शरण में गए। तो इस तरह से एक राजतंत्र व्याप्त हुआ और वर्तमान में देखिए राजतंत्र के बाद आज लोकतंत्र है। तो वर्तमान में आज हम लोकतंत्र के शरण में गए और एक संविधान बना। तो आज भी वहाँ मानव के साथ में जो संबंध है, जो भय है, जो अविश्वास है, आज भी व्याप्त है। तो वस्तुतः हम शरण किसकी में जाएं? तो जो भैया ने कल बात कहे थे भौतिकवाद अध्यात्मवाद को लेके, तो मैं उसको अपने में ऐसा जोड़ा हूँ। भौतिकवाद में कहा गया है कि मानव जो है वस्तु, साधन या यंत्र के शरण में है। अध्यात्मवाद में ईश्वर के शरण में या ईश्वर के प्रतिनिधि या ईश्वर को बताने वाले हैं, उनके शरण में है मानव। तो हमने मध्यस्थ दर्शन को इस तरह में रूप में देखा है कि मध्यस्थ दर्शन में सअस्तित्ववाद, सार्वभौम व्यवस्था, सहज प्रमाण, परंपरा के हम शरण में हैं। आगे अगर इसको देखने जाएं, जो 14 बिंदु पे लिखा हुआ है सत्यता, उस बात को जोड़ता हूं मैं कि मैं भ्रमित माना हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, अक्ल नहीं है, तो मैं कर्म करते समय स्वतंत्र हूं लेकिन फल भोगते समय परतंत्र हूं। मैं ऐसा क्या कार्य करूं, मैं किसके शरण में जाऊं जिससे मैं कर्म करते समय भी स्वतंत्र और फल भोगते समय भी स्वतंत्र रहूं। तो मेरी शरण स्थली या मेरी शरण है मध्यस्थ दर्शन, सअस्तित्ववाद। इस तरह से मैंने मानव शरण को देखा है। तो मानव शरण अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था, सअस्तित्व, सहज प्रमाण, परंपरा है। यदि हम शरण की परिभाषा और देखने जाएं तो परिभाषा में है सदा सदा के लिए स्वीकृति, मानवतापूर्ण आचरण स्वीकृति, और जो तीसरी बात है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की स्वीकृति। तीनों स्वीकृति कहा गया है। स्वीकृति को और देखें सरल में तो सीधा सीधा अपनाया गया, वर्तमान में स्वीकारा गया। वर्तमान में शरण को देखते हैं तो जिसकी प्रति हमको स्वीकृति होती है उसी की हम शरण मानते हैं, शरण में जाते हैं। और स्वीकृति की और अगली परिभाषा देखें तो भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, ये स्वीकृति है। तो मुझे सूचना ही मिली विद्या की, मुझे स्वीकृति मिली अस्तित्व की, तो मुझे भास तो हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है। तो जब मुझे सूचना मिला अस्तित्व का भास रूप में हुआ तो मैं इनके शरण में गया। तो शरण में जाने के बाद में यदि मैं इनको विस्तृत रूप से देखूं तो मेरे जीने की स्थली, समस्त मानव की जीने की स्थली मानव शरण है। तो मानव शरण में मानवतापूर्ण आचरण की स्वीकृति की बात कही गई है, जिसमें इसमें आगे रखता हूं मैं कि मूल्य, चरित्र और नैतिकता, ये मानवतापूर्ण आचरण में है। इनको हम 4 बिंदु में समझते हैं मानवतापूर्ण आचरण मूल्य को। 4 जीवन मूल्य, दूसरा 6 मानव मूल्य सहज स्वभाव, तीसरा 9 संबंध सहज स्थापित और शिष्ट मूल्य, चौथा वस्तु सहज उपयोगिता और कला मूल्य, ये मूल्य पे है। चरित्र ये सभी स्पष्ट है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। आगे इसमें जो है मानव शरण में नैतिकता, तो नैतिकता में धर्म नीति और राजनीति की बात कही गई है। तो धर्म नीति तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, राजनीति में और अच्छे से समझते हैं
तन मन धन की सुरक्षा, सदुपयोग सहज, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहज गति। यहाँ पे पुनः कह रहा हूँ कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहज गति, यहाँ से हम अगर शुरुआत करते हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था से, तो ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जाएगा, यानी सह-अस्तित्व रूपी में जाएगा। यदि पूरे 10 सोपानी व्यवस्था में जाएगा तो इस तरह से अगर प्रमाण परंपरा के रूप में आएगा तो यही मानव शरण है, ऐसा हमने देखा है। इसमें जो बात है तन मन धन तीनों रूपी अर्थ का सदुपयोग, राज्य नीति में तन मन धन की सुरक्षा सदुपयोग, तो यहाँ एक सूत्र निकल के आता है कि सदुपयोग ही सुरक्षा है। और जब हम कल चर्चा कर रहे थे दीदी, तो सदुपयोग पे एक अच्छी सी बात निकल के आई कि सदुपयोग क्या। तो अगर इसको देखें तो कल जो बात आई थी सदुपयोग के संबंध में कि मेरे पास कोई वस्तु है, मैंने उसका उपयोग कर लिया, मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त है, मैं किसी 2 भाई को और दे देता हूँ, उन्होंने अपना उपयोग मैंने उनको दिया, तो वो उपयोग होगा या सदुपयोग होगा। तो कल बात निकल के आई है कि मैंने किसी को दिया तो वो उपयोग ही करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के, तो वो उपयोग ही है, सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग किस अर्थ में होगा? ये जो 5 व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य संयम व्यवस्था और विनिमय व्यवस्था, यदि मेरे पास कुछ है, मैं इन 5 व्यवस्था में लगाता हूँ तो वो सदुपयोग है। इस तरह से कल हमारी चर्चाओं में जो सत्यापन करते हैं जो भाइयों के साथ, उसमें ये बात सदुपयोग निकल के आया। अगर इस यहाँ तक की बात को हम देखें तो सारांश रूप में निकल के आता है कि यही जो है मानव शरण स्थली है, यही मानवतापूर्ण आचरण की स्वीकृति ही शरण है। तो इस तरह में जो आगे देखें, अगर मैं कहूँ कि हमने अभी अछोटी में रहा है, हम वहाँ अध्ययन किए हैं, तो स्थली के रूप में देखूं तो वो मुझे अछोटी जो है दिखाई देता है। और आगे जो हमारे उत्सव पारा सांकरी जो है, मैं उनको भी मानव शरण स्थली के रूप में देख पा रहा हूँ। तो आगे इसके बाद बिंदु है 16 मानवीय व्यवस्था। मानव शरण के बाद मानवीय व्यवस्था, तो मानवीय व्यवस्था में है मानवीयता, मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। एक एक को देखने जाए। मानवीयता, तो मानवीयता में मानवीय दृष्टि, न्याय धर्म सत्य स्थापित होना, मानवीय स्वभाव, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, मानवीय विषय में उत्तृष्णा वित्तेषणा और लोकेशना, ये मानवीयता है। इसके साथ है मानवत्व सहित व्यवस्था। तो मानवत्व सहित व्यवस्था में यानी मानव अपने त्व सहित व्यवस्था में चारों अवस्थाओं के साथ, मानव के साथ और 3 नैसर्गिक संबंध को स्थापित कर पाए, तो इसको मानवत्व सहित व्यवस्था में हम देखने जाए तो मानवीयता पूर्ण आचरण प्लस मूल्य प्लस चरित्र प्लस नैतिकता है। उसके बाद मानवीय है जिसमें मानवीय दृष्टि प्लस मानवीय विषय और मानवीय स्वभाव है। इन्हीं को हम सबको जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना बनता है। इसके साथ साथ में इसकी अभिव्यक्ति, इसकी संप्रेषणा और प्रकाशन होना, ये मानवीयता है। इसी में अगर मानवत्व सहित व्यवस्था को देखने जाएं तो दूसरी बिंदु जो बात निकल के आती है वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान है और जीवन ज्ञान है। इसी के साथ परिवार व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, वो भागीदारी किस रूप में हो? ज्ञान विज्ञान विवेक सम्मत कार्य व्यवहार प्रमाण के रूप में हो। इसमें हम 13 ज्ञान को जो 13 प्रकार के ज्ञान है उसको हम जोड़ करके देख सकते हैं। मानवत्व सहित व्यवस्था में आगे जो तीसरी बिंदु है वो है मनुष्य व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, विचार में समाधानित और अनुभव में प्रामाणिकता।
इसी चारों बिंदु को वो व्यक्त कर पाए, संप्रेषित कर पाए, प्रकाशित कर पाए। इस तरह से मानव व्यवस्था में मानवीयता और मानवत्व सहित व्यवस्था। आगे बिंदु है इसमें समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो मानव जो है व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कैसे करें, तो इसके पूर्व हम व्यवस्था की जो परिभाषा है उनको देख लेते हैं। इस तरह से है, इसमें मानव जो व्यवस्था है उसमें 3 बिंदुओं को लेकर बात किया गया है। व्यवहार गति में स्थायित्व, व्यवहार गति में निरंतरता और व्यवहार गति में वर्तमान में विश्वास। ये व्यवस्था की परिभाषा दिया हुआ है। यानी हम मानवीयता के साथ, मानवत्व सहित व्यवस्था के साथ हैं तो अपने व्यवहार गति में स्थायित्व हो, व्यवहार गति में निरंतरता हो और व्यवहार गति में वर्तमान में विश्वास हो। तभी हम वर्तमान में देखते हैं तो हमारी व्यवहार में भी स्थायित्व नहीं है, नहीं उसमें निरंतरता है, नहीं विश्वास है। यदि मानव व्यवस्था को समझने जाए तो मानवीयता के साथ मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। समग्र व्यवस्था को देखे जाए भागीदारी तो चारों अवस्थाओं को। अगर दूसरे डायमेंशन से देखे दीदी, जैसे आपने पहले बात किए हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तत्व में अलग अलग बातें आती है। अगर हम पूरे मानवीय व्यवस्था को देखें तो ये पूरकता और उपयोगिता दिखाई दे रहा है। इस तरह से 16 बिंदु मानवीयता, मानवत्व सहित व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी। आगे इस बिंदु में 17 नंबर बिंदु में है व्यक्ति में पूर्णता। तो मानव शरण के बाद में एक व्यवस्था की बात आई, वो मानवीय व्यवस्था है। अब इस मानवीय व्यवस्था में एक एक व्यक्ति, एक एक मानव पूर्ण कैसे हो, मानवीयता तो व्यक्ति में पूर्णता। इसमें 2 बात कही गई है, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो मानव व्यवहार दर्शन में क्रिया पूर्णता में पारंगत होने की बात कही गई है और आचरण पूर्णता में अभ्यासरत की बात कही गई है। तो इसमें अगर पूर्णता देखें तो क्रिया पूर्णता देखें तो क्रिया जो है वो जड़ चैतन्य इकाई में श्रम गति परिणाम को देखें, स्थिति गति को देखें, जिसमें श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य और परिणाम का अमरत्व है। यदि क्रिया पूर्णता को पूर्णता रूप से देखें, परिभाषा देखने जाए तो परिभाषा में दिया हुआ है क्रिया पूर्णता का सह अस्तित्व में जीने का प्रमाण संज्ञानिता पूर्ण। यानी सह अस्तित्व में संज्ञानिता पूर्ण। संज्ञानिता पूर्ण का मतलब समझदारी, ईमानदारी पूर्वक, ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्न होना, ये क्रिया पूर्णता है। इसमें मानव पद को रखा गया है क्रिया पूर्णता में, जिसको हमें इस व्यवहार में क्रिया पूर्णता में क्रिया के लिए हमें पारंगत होना है। दूसरी जो आचरण पूर्णता है, आचरण पूर्णता में अभ्यास सरत की बात कही गई है और इस आचरण पूर्णता में देव मानव और दिव्य मानव, ये इनको रखा गया है। तो आचरण पूर्णता में अगर आचरण को देखें तो जो पूर्व में हम मानवत्व सहित व्यवस्था की चर्चा किए हैं, यानी मानव अपने तत्सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी, जिसमें देव और दिव्य मानव है, जिसमें गति का गंतव्य है। यानी जो मानवीय व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम आचरण को अपने व्यवहार में, गति में स्थायित्व लाए, निरंतर लाए और इस आचरण में, व्यवहार में विश्वास हो, अर्थात विकास की परम बिंदु सत्य, धर्म, निर्भयता, न्याय हो, यानी जीवन की तृप्ति जिसमें स्थायित्व और निरंतरता हो, ये आचरण पूर्णता में इसकी बात कही गई है। तो इस समस्त को अगर मैं देखूं, मानव शरण, मानवीय व्यवस्था और व्यक्ति में पूर्णता को, तो मैं यहाँ तक समझ पाया हूँ कि सह अस्तित्व में मेरा जीना ही इन बातों में एक परिवार के रूप में, फिर अखंड समाज के रूप में और 10 सब-पानी व्यवस्था में, इस तरह से मैं अपने आप को भागीदारी के रूप में देख पाता हूँ। जी दीदी, यहाँ तक। आगे चंद्रहास भैया बात रखेंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया भैया, आपने
अपने विश्लेषणों को हमारे सामने रखा, जो हमारे लिए सहायक है। आगे के क्रम के लिए चंद्रहास भैया जी आप आमंत्रित हैं। चंद्रहास भैया जी। उनका माइक ऑफ है दीदी। हेलो। अच्छा आगे जी आगे। भैया नमस्ते। हेलो दीदी। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते, आ रही आवाज दीदी? जी भैया। हाँ दीदी। हेलो हेलो। रखिए ना, आप आगे का क्रम रखिए। हाँ दीदी, मैं चंद्रहास साहू। आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ हाँ, रही है? हाँ भैया आ रही है। हाँ, मैं चंद्रहास साहू आंवरी से मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व जो एक निष्कर्ष से बाबा जी ने उद्घोष के रूप में प्रथम बिंदु के रूप में रखे हैं, उसमें बाबा जी ने जो जीने दो और जियो, प्रधानतः आशय हमारा दीर्घ मूल्य में लघु मूल्य को मैं अपने देख पाता हूँ इस तरह से उद्घोष, और इसको सर्व मानव नर नारी में समानता और गरीबी और अमीरी के रूप में जो वर्तमान में मानव ने इसको देखा, तो असमानता की वजह से जो धरती बीमार हुआ, परिवार बिखरे और जिसका विनाश लीला हम सब देख ही रहे हैं, और सर्व मानव में सदा सदा सुख की कामना रही है, तो मंगल कामना केवल मंगल कामना ही रहा। और इसके चलते बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उपदेश दिए, और उसको जो है मानव शरण के रूप में अगर देखो तो आदर्शवादियों ने जिस तरह से ईश्वर को केंद्र में रखा और भौतिकवादियों ने उसे यंत्र में जाकर टिका दिया, जिससे दोनों में प्रमाण नहीं हुआ, तो आज हम देखते हैं तो मानव शरण के रूप में केवल और केवल जागृति ही दिखाई देता है। जागृति ही दिखाई देता है, इस अर्थ में मैं सत्यता की जो बिंदु है उसको भ्रमित मानव जो कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र रहता है, जिसके कहीं न कहीं वृत्ति में ये भासाभास रहता है कि मुझे शुभ को पाना है, और वो शुभ घटित नहीं होता है। और जो जागृत मानव होता है वो कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय स्वतंत्र होता है। तो इससे यही लगता है कि भ्रमित मानव भी जागृति को चाहता है। तो इस अर्थ में जागृति ही मेरा शरण है। इस रूप में मानव शरण को अखंड सामाजिकता और सहस्तित्व के रूप में देख पाता हूँ। तो इस अर्थ में मैं देख पाता हूँ तो मानवीय आचरण के रूप में जिस तरह से भैया ने अभी मानवीय मूल्यों को, स्थापित मूल्यों को, शिष्ट मूल्यों को, जीवन मूल्यों को और वस्तु मूल्यों को रखे हैं, और नैतिकता के रूप में स्वधन, स्वनर नारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और नैतिकता के रूप में अर्थनीति, धर्म नीति और राजनीति को, धर्म नीति और राजनीति ये दोनों को जिस तरह से भैया ने अभी कहा कि धर्म नीति का मतलब तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, तो सदुपयोग का आशय उसको हम लोगों ने निश्चित रूप से देखा, तो स्वयं परिवार के रूप में अगर हम देखें तो उसको सदुपयोग कहा, उपयोग कहा, समाज गति के रूप में सदुपयोग कहा, सार्वभौम अखंड समाज के लिए उसको जो हम देख पाते हैं तो उसी को ही धर्म नीति कहा, और तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग ही राजनीति के रूप में चेतना विकास मूल्य के दृष्टि से सार्वभौम को दिखाई देता है। तो इस अर्थ में मानवीय मूल्य स्थापित होता है तो जीवन मूल्य प्रमाणित होता है, यह हमको दिखाई देता है। तो इस अर्थ में सर्व मानव
सर्व मानव की कल्याणकारी के लिए परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य के तहत 10 सोपानी परिवार मूलक व्यवस्था में ग्राम स्वराज के जो स्वरूप होगा वो 10 समूह में होगा। परिवार समूह, ग्राम समूह, ग्राम समूह, क्षेत्र परिवार, मंडल परिवार समूह, मुख्य राज्य परिवार समूह, प्रधान राज्य परिवार समूह एवं विश्व परिवार समूह। इस तरह से ये समूह समाज के विभिन्न आयामों में शिक्षा संस्कार योजना, उत्पादनकारी योजना, विनिमय कोष योजना, स्वास्थ्य संयम योजना, न्याय सुरक्षा योजना, इस तरह से इस प्रमाण को प्रस्तुत कर पाएंगे। और इस तरह से मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से ये भागीदारी आज हम जो सब आप कर पा रहे हैं, ये साकरी जो उत्सव पारा के जो प्रयास है हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। इस रूप में दूसरा बिंदु देख पाता हूँ मानवीय व्यवस्था। तो मानवीय व्यवस्था के क्रम में भैया जी जिस तरह से अभी 5-7 बिंदु को जिस तरह से रखे हैं, उसमें मानवीय दृष्टि न्याय धर्म सत्य के रूप में, तो न्याय समाधान के अर्थ में, धर्म व्यवस्था के अर्थ में और सत्य सहस्तित्व के अर्थ में मानवीय दृष्टि को हम देख पाए। दूसरा मानवीय स्वभाव के रूप में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा मानवीय विषय के रूप में उत्तृष्णा, वित्तृष्णा, लोकेष्णा। उत्तृष्णा को देखा जन्म बल कामना व वंश वृद्धि के रूप में, पोषण संरक्षण के अर्थ में, और वित्तृष्णा को देखा धन बल कामना आवर्तनशील विधि से व्यापक को अभिव्यक्त कर पाए, पूर्णता को अभिव्यक्त कर पाए इस अर्थ में। और लोकेशना को यश बल कामना का मतलब दूर दूर तक मेरा वैभव, दूर दूर तक मेरा पहचान को इस तरह से हम देखते हैं। आज जिस तरह से यश बल का जो दुरुपयोग हो रहा है, राजतंत्र में नोट और वोट के बल पर शासन करना, और शासन को उन्होंने व्यवस्था का रूप जो दिया, जिसका परिणाम आप आज हम सब देख रहे हैं। और देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है जिस तरह से विनाशलीला का शिकार और एक वैश्विक महामारी के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मानवीय व्यवस्था के मूल में देखूं तो अगला बिंदु है मानवत्व सहित व्यवस्था। मानवत्व सहित व्यवस्था, मानवत्व का मतलब मानवीय आचरण। मानवीय आचरण में मनुष्य जो है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में अपने होने रहने को प्रमाणित करता है। इस संदर्भ में मानवत्व से व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, मानव संबंधों में और नैसर्गिक संबंधों में और उनमें निहित मूल्यों का निर्वाह रूपी व्यवहार, क्रिया और आचरण सहित किया गया कार्य व्यवहार ही समझ में आता है। इस अर्थ में अगला बिंदु है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, यही समृद्धि का भाव, और श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय क्रिया अर्थात उत्पादित वस्तुओं का एक्सचेंज। इस तरह से आवश्यकता से अधिक उत्पादन, समृद्धि का भाव। अगला बिंदु है स्वराज और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन। इस तरह से मानव जन्म से ही कल्पनाशीलता जिसका तृतीय बिंदु अनुभव है, और कर्म स्वतंत्रता जिसका तृतीय बिंदु स्वराज्य है, स्वतंत्रता से स्वराज्य, यही अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन हमको ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न के पश्चात ही इस स्वराज को हम पा सकते हैं। ऐसे संपन्न मानव जिसके ज्ञान के रूप में तीनों ज्ञान, विवेक के रूप में देखें तो शरीर के विरचना को, और जीवन के अपरिणामिता को, एवं व्यवहार के कुछ नियम हैं जो 3 नियम के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से विवेक को देखने जाएं तो विवेक में पहला जो नियम है 3 नियम में, वह है व्यवहार के नियम में, वह है विकास, उदात्तीकरण, पूरकता, स्वसहित व्यवस्था। विकास के रूप में हम परमाणु से लेकर के विकास क्रम में पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीव शरीर और मानव शरीर, और विकास
पूर्णता के अर्थ में हम देखते हैं तो वह है गठन पूर्ण परमाणु। तो इस तरह से विकास और चारों अवस्थाओं में उत्सवशीलतावश जो प्रकटन है, उदात्तीकरण, जो पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था और जीवावस्था से ज्ञानावस्था, तो इस तरह से उदात्तीकरण की जो प्रक्रिया समझ में आता है। और इस धरती पर मानव के प्रकटन होने से इस धरती में चारों अवस्थाओं के साथ किस तरह से परस्पर पूरकता को पूरा कर पाए, यही मानव के लिए नियम, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में हमको समझ में आता है। और अंतिम जो नियम है वह है त्वसहित व्यवस्था। त्वसहित व्यवस्था, हर इकाई का अपने त्वसहित व्यवस्था होना, यही प्रकृति सहज व्यवस्था है। और सामाजिक नियम के रूप में देखूं तो स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। और बौद्धिक नियम के रूप में देखूं तो उसमें 5 नियम बताए गए हैं। असंग्रह जो समृद्धि की ओर ले जाता है। दूसरा है विद्या अर्थात जीवन विद्या, स्नेह, जीने के प्रति निष्ठा और सरलता, और अभयता जो हमें चारों अवस्थाओं के साथ निर्भरता पूर्वक जीने से तात्पर्य है। तो इस तरह से मानवीय व्यवस्था स्थापित होगी, तभी व्यक्ति में समाधान प्रमाणित होगा, परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होगी, समाज में समाधान समृद्धि और अभय प्रमाणित होगा, और राष्ट्र में और प्रकृति में समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व भाव प्रमाणित होगा। इस तरह से मानवीय व्यवस्था का सूत्र निकल के आता है। तो इस अर्थ में मैं देखूं, अगला बिंदु व्यक्ति में पूर्णता। तो व्यक्ति में पूर्णता को देखने जाता हूं तो उसमें 2 बिंदु बताया गया है, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो क्रिया पूर्णता के रूप में भी भैया जी ने जो बताया कि हेलो हेलो हाँ भैया, आ रही है आवाज। हाँ जी। तो व्यक्ति में पूर्णता के अर्थ में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, और इसके पहले विकास क्रम में जो हमें विकास के रूप में गठन पूर्णता, तो श्रम गति के परिणाम में हम देखें तो परिणाम के रूप में अमरत्व के रूप में हमें जीवन गठन पूर्ण प्रमाणिक जो प्राप्त हुआ है। और भैया आवाज थोड़ी सी तेज करिए, धीरे आवाज आ रही है चलरस भैया जी। हेलो, थोड़ा हाँ आवाज दीदी, तेज करिए भैया, धीरे आ रही है आवाज। हेलो, हाँ हाँ ठीक आ दीदी, रही भैया अभी। हाँ दीदी। तो व्यापक में संपृक्त प्रकृति अर्थात व्यापक में हर एक एक इकाई के डूबे, भीगे, घिरे होने से संपृक्तता का अर्थ जो है भीगा होने के रूप में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता, और सम विषम मध्यस्थ के रूप में गति और त्वसहित व्यवस्था। इस तरह से ऊर्जा संपन्नता का व्यवस्था हमको पकड़ में आती है। दूसरा है डूबा हुआ, घिरा हुआ। तो डूबा हुआ का मतलब क्रियाशीलता है। तो क्रियाशीलता समस्त इकाइयों में डूबे होने के फलस्वरूप हमको पकड़ में आता है। तो इस रूप में मानव में क्रियाशीलता को अगर देखें तो मानव में ऊर्जा संपन्नता भी है, क्रियाशीलता भी है, स्पंदनशीलता के साथ साथ आशा संपन्नता और ज्ञान संपन्नता। तो ज्ञान संपन्नता ही आचरण का मूल में है। तो ज्ञान संपन्नता पश्चात ही मानव त्वसहित व्यवस्था को प्रमाणित कर सकता है, जिसमें मूल्य, चरित्र, नैतिकता, इस तरह से मानवीय आचरण करता हुआ समग्र व्यवस्था में भागीदार। और समग्र व्यवस्था में जब भागीदार के क्रम में हम जाते हैं तो देखते हैं कि श्रम और गति के रूप में मानव क्रियापूर्णता के रूप में ही समस्त श्रम को समझ के लिए करता है, तो वही समाधान के रूप में और अभ्युदय के रूप में देख पाते हैं, और वही मानव पद और देव मानव तक पहुँचता है। तो इस अर्थ में श्रम का विश्राम अर्थात देव मानव तक ही श्रम है। समझ पूर्णता के बाद विश्राम अर्थात दिव्य गति के गंतव्य के रूप में दिव्य मानव तक पहुँचता है। अब मैं कहूँ क्रियापूर्णता को अपने आप में एक जीवन के स्वरूप में देखूं
तो जब तक जीवन 10 क्रियाओं से व्यक्त नहीं हो जाता, तब तक क्रिया पूर्णता का जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता। तो इस अर्थ में मैं देखूं तो जागृत जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं, जागृत जीवन की 10 क्रियाओं में 5 अक्षय बल, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा और 5 अक्षय शक्ति, आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा और प्रमाण के रूप में, तो स्थिति के रूप में बल और वही गति के रूप में शक्ति के रूप में जिस तरह से हमको समझ में आता है, तो मैं अपने अपने को किस तरह से देख पाता हूँ उसको थोड़ा सा रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से जीवन में क्रियाएं जो है होती हैं, जो मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ। तो इस रूप में देखूँ तो भ्रमित अवस्था में मानव विचार रूप में, भ्रम की स्थिति में और भ्रमित इच्छा के रूप में शरीर को ही जीवन माना हुआ रहता है और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ प्रीहित लाभ में तुलन की दृष्टि हावी होता है। और इस अर्थ में प्रिय हित और लाभ अर्थात प्रिय माने इंद्रिय सापेक्ष रुचि मूलक आस्वादन, और आस्वादन में दूसरा आस्वादन है मूल्य मूलक, तीसरा है लक्ष्य मूलक। तो रुचि मूलक आस्वादन में इंद्रिय सापेक्ष रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसी में रत रहता हुआ दिखाई देता है। और मूल्य मूलक का आस्वादन अर्थात संबंध की पहचान और संबंध सापेक्ष का मूल्यों में निहित उसका आस्वादन, और लक्ष्य मूलक आस्वादन जो व्यवस्था सापेक्ष है। इस तरह से भ्रमित अवस्था में केवल और केवल शरीर की आवश्यकता को ही पूरा करने में दिखाई देता है, और भ्रमित मानव में भी वृत्ति में ये चीज दिखाई देता है कि वो न्याय के, धर्म के और सत्य की प्यास उसमें रहता ही है, मान्यता में भी रहता है। इस प्यास के कारण ही वो कभी कभी भास और आभास होता है। इस अर्थ में हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि वो भिन्न भिन्न इंद्रियों से सुख होने का प्रयास करता है, सुखी नहीं होता है। तो बाबा जी से एक बार हम लोगों ने पूछा कि बाबा जी आप कहते हैं कि मन चंचल होता है, तो हमें एक जगह स्थिर होने में हमको क्यों तकलीफ होता है? तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, मन चंचल नहीं होता है, भ्रमित मन चंचल होता है। अर्थात हम सब तब लगा हमें कि नहीं, हमारा मन वाकई में हम भ्रमित होने, इसीलिए हमारा मन जो चंचल होता है। तो चंचल इसीलिए होता है क्योंकि वो न्याय धर्म सत्य को पाना चाहता है। तो इस तरह से ये बात हमको पकड़ में आती है। तो निश्चित रूप से हमारा भाषाभास कहीं न कहीं अस्तित्व में वस्तु के रूप में, न्याय धर्म सत्य के रूप में रखा हुआ है। तो यहीं पर हमारा जो दृष्टि है, यहीं पर तुलन में न्याय और धर्म की दृष्टि, संबंध सापेक्ष जब दिखाई देता है, तो संबंधों में निहित मूल्य, उन 30 मूल्य का आस्वादन क्रमशः होता है, जिसमें श्रवण मूलतः और श्रवण में निहित अर्थ को ग्रहण करना, ये मनन अर्थात अतः मैं इस तरह से अपने आप में देख पाया हूँ। तो मैं आगे जब देखता हूँ तो इस रूप में जीवन सहज 10 क्रियाओं में संचालित होता है, तभी हम अपने जीने को देख पाते हैं। तो इस रूप में व्यक्ति में पूर्णता के पश्चात ही सार्वभौम समाधान, सर्वतोन्मुखी समाधान को और समृद्धि को, अभय को और शास्त्र को, और राष्ट्र के रूप में इसी को कुशलता, निपुणता, पांडित्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता के रूप में सार्वभौम, इस तरह से मैं देख पाता हूँ। आपने धैर्यपूर्वक सुना है, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। कुछ बिंदुओं पर आपने अपने विश्लेषणों को हमारे सम्मुख रखा है।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात रघुनंदन भैया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे के क्रम को रघुनंदन भैया जी रखेंगे। रघुनंदन भैया जी। धन्यवाद दीदी। जी भैया। हाँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। आज मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व पे बिंदु क्रमांक 15 से 20 तक हमको बात रखनी है। और मूल रूप से अगर 15 से 20 तक के बिंदु को देखें तो एक ही बिंदु है, इसको पूर्णता कह सकते हैं। पूर्णता पर हमको बात रखनी है। और पूर्णता, मानव की पूर्णता, इसके लिए मानवीय व्यवस्था को देखने जब गए तो इस धरती पर प्रगटन क्रम में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, चारों अवस्थाओं का प्रगटन हो चुका है। अर्थात प्रगटन के क्रम को देखें तो इसमें पूर्णता हो चुकी है। लेकिन जब रहने के क्रम को देखें तो मानव में अभी पूर्णता शेष है। और मानव में जब तक पूर्णता शेष है तब तक इन चारों अवस्थाओं की निरंतरता नहीं है। चारों अवस्थाओं की निरंतरता नहीं है का अर्थ है जब तक इस धरती पे मानवीय परंपरा, मानवीय व्यवस्था स्थापित नहीं है तब तक जीव अवस्था, प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। तो इसके लिए समझना जरूरी है कि मानवीय परंपरा है क्या, मानवीयता है क्या। ये मानव के आगे की यात्रा है जो इस धरती पे अभी मानव जाति को करना है। मानवीयता को देखने गए तो मानवीयता व्यक्ति के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे अलग अलग परिभाषित है। अगर व्यक्ति के स्तर पे मानवीयता को देखें तो मानवीय दृष्टि, मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय, मानवीय आचरण से संपन्न होना, ये व्यक्तिगत स्तर पर मानवीयता है। जब हम परिवार के स्तर पर देखने गए तो समृद्धि के अर्थ में, अर्थात आवश्यकता से अधिक उत्पादन और श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय, इस आधार पर वहां पर मानवीयता है। समाज के स्तर पर देखें तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता के स्तर पर मानवीयता है। और अगर राष्ट्र के स्तर पर देखें तो स्वतंत्रता और स्वराज्य की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन क्रिया, इस रूप में मानवीयता है। अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर मानवीयता की स्थापना, यही मानवीय व्यवस्था है। मानवीय व्यवस्था को देखने गए तो मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो जब हम शेष प्रकृति को देखने गए तो पदार्थ अवस्था में व्यवस्था है, जीव अवस्था में अपनी व्यवस्था है, प्राण अवस्था में अपनी व्यवस्था है। मानव में व्यवस्था का प्रमाण भी इस धरती पे नहीं दिख रहा है। तो मानव सहित, मानवत्व सहित व्यवस्था, तो मानव में अगर हम स्वयं में व्यवस्था देखने गए तो मानवत्व ही उसमें व्यवस्था है। मानवत्व क्या है इसको जब देखने गए तो मानवीयतापूर्ण आचरण प्रमाण परंपरा, स्वयं में मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न हो जाना ही मानवत्व है। और समग्र व्यवस्था क्या है यहाँ पर, तो समग्र व्यवस्था को जब देखने गए तो परिवार, समाज, राष्ट्र, ये समग्र व्यवस्था है। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए परिवार समग्र व्यवस्था है। और अगर परिवार के लिए देखने गए तो समाज समग्र व्यवस्था है, समाज के लिए राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र समग्र व्यवस्था है। तो इसमें कैसे जीना हो, कैसे निर्वाह करना हो, ये यहाँ समझने का मुद्दा है। तो जब इसको देखने गए तो यहाँ 4 बिंदुओं के आधार पे, आगे के 4 बिंदुओं के आधार पे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के स्तर पर पूर्णता कैसी है इसको व्याख्यायित किया गया है। जब व्यक्ति में पूर्णता को देखने गए, व्यक्ति का कोई लक्ष्य है, व्यक्ति का कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की पूर्णता भी होना निश्चित है। जैसे जब मानवीयता लक्ष्य है, अभ्यास क्रम में, अध्ययन क्रम में जब हम हैं अभी, तो किसी लक्ष्य को पाने के लिए है। वो लक्ष्य की पूर्णता क्या है, तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में दिखती है।
क्रिया पूर्णता को जब देखने गए तो तात्विक रूप में तो यही दिखता है कि जीवन में 10 क्रियाओं का प्रमाण होना है ना। तो एक पूर्णता है, गठन पूर्णता हो चुकी है, जिसपे बहुत पहले बात हो चुकी है। गठन पूर्णता के बाद श्रम और गति का विश्राम नहीं, श्रम का विश्राम और गति का गंतव्य ये शेष है अभी, तो ये कहाँ जाके पूरा होगा। तो इसको क्रिया पूर्णता नाम दिया। क्रिया पूर्णता को जब शाब्दिक रूप में देखने गए तो मानव के अलावा शेष जो प्रकृति है उसमें स्थिति और गति में एक सामंजस्य है। जैसी स्थिति है उसी के हिसाब से व्यक्त है, अर्थात जो क्रिया का जो प्रयोजन है वही क्रिया उससे व्यक्त है। लेकिन जब भ्रमित मानव में इसको देखने गए तो इसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, इस कारण ये शरीर चलाने के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता व्यक्त है इसमें, जिसको 4.5 क्रिया कहा। इसमें 4.5 क्रिया को जब देखने गए तो आस्वादन में रुचि मूलक, तुलन में प्रीहित लाभ और इच्छा में शरीर मूलक इच्छा, ये अभी चलता हुआ दिखाई देता है। जबकि ये तीनों ही, जिस प्रीहित लाभ जो दृष्टि है, ये तीनों ही शरीर चलाने के अर्थ में है, ये प्रयोजन के अर्थ में नहीं है। जब प्रयोजन के वास्तव में यहाँ पर हम बहुत बारीकी से देखने जाएं तो इच्छा विचार आशा अपने प्रयोजन के लिए व्यक्त ही नहीं है 4.5 क्रिया। तो जब ये प्रयोजन के लिए व्यक्त हो जाए, इच्छा सर्वशुभ में हो जाए, विश्लेषण का आधार न्याय धर्म सत्य हो और चयन का आधार मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन हो जाए, तो ये जिस प्रयोजन से जो क्रिया है वो पूरी तरह से व्यक्त हो पाती है। इस स्थिति को कहा क्रिया पूर्णता। इसके लिए साक्षात्कार, बोध, संकल्प, अनुभव और प्रमाण, ये क्रिया के आधार पर इच्छा विचार और आशा का नियंत्रित होना ये आवश्यक है। इसलिए इसको क्रिया पूर्णता नाम दिया। क्रिया पूर्णता व्यक्ति में घटना के रूप में घटती है, लेकिन जब हम इसको परंपरा में देखने गए, एक व्यक्ति अगर क्रिया पूर्णता को पा लिया और उसके शरीर की अवधि है और शरीर शांत होने के बाद वो क्रिया पूर्णता उस व्यक्ति के साथ चली जाएगी। इसके लिए यहाँ परंपरा होना जरूरी है। परंपरा हुए बिना उसकी निरंतरता नहीं है। तो परंपरा होना ये आचरण पूर्णता है। अगर इस धरती पे क्रिया पूर्णता की परंपरा स्थापित होता है तो जो समझाने वाला व्यक्ति है उसकी आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। इस तरह से व्यक्ति में पूर्णता क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में दिखती है। जब हम समाज में पूर्णता को देखने गए तो सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र। समाज का लक्ष्य है अभयता। अभयता मतलब जब देखें तो हम पूरी मानव जाति को, जिसको प्रवीण भाई ने बहुत अच्छे से रखा कि अभी तक समाज जो है परिवर्तनशील समाज है। कभी कुछ विधि को लेके शासन के रूप में, कभी कुछ दूसरे तरीके से शासन को लेके, इस तरह से भय नियंत्रण, भय, प्रलोभन और आस्था से व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयास है। ये पूर्णता कहाँ पर होगी, इसकी पूर्णता कहाँ पर है? तो यहाँ जो स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सहअस्तित्व पूर्वक संतुलन, ये लक्ष्य के रूप में दिखता है। ये लक्ष्य के रूप में दिखता है तो ये पूर्णता कहाँ पर होगी? जब इसकी परंपरा हो। सर्वतोमुखी समाधान सहज परंपरा, माने हर व्यक्ति का लक्ष्य सर्वतोमुखी समाधान हो। हर परिवार का लक्ष्य समृद्धि के लिए कार्य करना और व्यवहार करना, समाज का लक्ष्य अभयता को स्थापित करना और प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना, ये समाज में पूर्णता है। जब तक इसकी परंपरा नहीं है तब तक वो समाज पूर्ण समाज नहीं है, वो समाज मानवीय समाज नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर समाज की पूर्णता है। और राष्ट्र में जब पूर्णता को देखने गए तो राष्ट्र में पूर्णता कुशलता, निपुणता और पांडित्य के रूप में दिखता है।
तो जैसे कि मैंने शुरुआत में अपनी बात रखी थी, जब तक मानवीयता नहीं है तब तक शेष प्रकृति के साथ मानव का भी अस्तित्व खतरे में है। अस्तित्व खतरे में है मतलब इन चारों में संतुलन की अक्षुण्णता नहीं है, निरंतरता नहीं है। तो इसके लिए राष्ट्र में कुशलता, निपुणता और पांडित्य, इसकी परंपरा होना जरूरी है। ये कैसे है, इसको जब देखने गए तो मूल में पांडित्य है। पांडित्य मतलब क्या? पांडित्य मतलब न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य के निर्णय क्षमता होना और ऐसा आचरण करना और इसको दूसरों को भी बोध कराना, इस योग्यता से संपन्न व्यक्ति पांडित्य। तो जब तक न्याय की पहचान न हो, जब तक धर्म की पहचान न हो, जब तक सत्य की पहचान न हो, इसके बिना पांडित्य नहीं है। अभी बिना पांडित्य के कुशलता और निपुणता, इसका स्वरूप हमको समाज में दिखाई देता है। इससे हुआ क्या? पांडित्य के बिना जब प्रकृति के साथ काम करने गए तो संतुलन को नहीं पहचान पाए। संतुलन को पहचान नहीं पाए तो पूरी प्रकृति जो है भोग की वस्तु के रूप में पहचान में आई और उसका अंधाधुंध शोषण किया और धरती बीमार हो गई। इसके मूल में देखने गए तो इसकी व्यवस्था को नहीं पहचानना, अर्थात हम कह सकते हैं पांडित्य का अभाव ही इस असंतुलन का कारण है। तो पांडित्य के आधार पर कुशलता और निपुणता। पांडित्य समझ वाला भाग है, निपुणता और कुशलता हुनर वाला भाग। तो राष्ट्र में पूर्णता का आशय है राष्ट्र को में समझ परंपरा भी होना और आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध कराने की योग्यता भी होना। आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध कराने की योग्यता, ये निपुणता और कुशलता है। जबकि संपन्न कराना, समझदारी की परंपरा स्थापित करना, ये पांडित्य है। तो कुशलता निपुणता को जब देखने गए तो कुशलता को कहा कि आवश्यकतानुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य स्थापित करने वाली मानसिकता सहित क्रियाकलाप। यहाँ अगर हम बहुत बारीकी से देखने जाते हैं तो 3 चीजें हैं। आवश्यकतानुसार, अभी जो हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर अपने श्रम मूल्य का नियोजन कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी आवश्यकता है या लाभ है। अगर हम इसको देखने जाते हैं तो आवश्यकता और उत्पादन के बीच में कोई समन्वय नहीं है। उत्पादन जो है वो लाभ के लिए है, तो प्रकृति का से वस्तुएं लेकर हम कितना अधिक बना लें कि हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, इस आशय से प्रकृति पर श्रम का नियोजन हो रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि आवश्यकता अनुसार, कि वही हर मानव की, हर परिवार की आवश्यकता है और वो आवश्यकता के लिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता है, तो ये चिन्हित होना कि आवश्यकता कितनी है, उसके हिसाब से उत्पादन कितना हो। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, प्राकृतिक ऐश्वर्य को जब देखने गए तो यहाँ प्राकृतिक नियम का ज्ञान होना आवश्यक। प्राकृतिक नियम के समझ हुए बिना जब हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम करने जाते हैं तो इसकी आवर्तनशीलता समझ में नहीं आती है। आवर्तनशीलता नहीं समझ में आती है तो हम उन वस्तुओं का भी अंधाधुंध शोषण करना शुरू कर देते हैं जो जिनकी आवर्तनशीलता अधिक लंबे समय के लिए में पूरी होती है। जैसे कि, या हम कहें कि ये बहुत धरती ने बहुत श्रम पूर्वक इसको काफी लंबा श्रम करके इनको उत्पादित किया है और व्यवस्था के अर्थ में कहीं रखा है, उसको हमने अपने बिना नियम को पहचाने अपने उपयोग के लिए वहां से निकाल लेना, ये पांडित्य का अभाव है। तो आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य को स्थापित करना,
अब यहाँ उपयोगिता को भी समझना पड़ेगा कि कौन चीज हमारे लिए उपयोगी है और कौन चीज हमारे लिए अनुपयोगी है। यहाँ पर जब हम संग्रह प्रवृत्ति को देखने जाते हैं तो हमारे घर में अगर हम वस्तुओं का आकलन करें तो अधिकांश वस्तु ऐसे हैं जो उपयोग ही नहीं हुई हैं, जिनकी कोई उपयोगिता हमारे लिए नहीं है, फिर भी हमने उनको किसी मान्यतावश अपने घर में संजो रखा है, जो कि प्राकृतिक ऐश्वर्य पर प्राकृतिक नियम के विपरीत है और प्रकृति को नुकसान करके, प्रकृति की व्यवस्था को बाधित करके हमने लाया है। इस तरह से इसको जब देखने गए तो आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता, अर्थात हम अपनी आवश्यकता को सुनिश्चित करें। हम अपनी आवश्यकता मतलब यहाँ पर पूरे राष्ट्र की आवश्यकता की बात है। राष्ट्र की आवश्यकता सुनिश्चित होने पर उसके प्रकृति से कितना उससे लिया जाए, उसकी आवर्तनशीलता कितनी है, इसकी समझ पहले आधार में, उसके बाद उसको उपयोगी वस्तु बना लेना। जैसे लकड़ी को जब देखने गए तो लकड़ी जो है प्राणावस्था के रूप में दिखाई देता है, प्राणावस्था की इकाई है, और उसको वो सीधा हम उसको उपयोग करने के रूप में वनस्पति के रूप में उपयोग कर सकते हैं, औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उसके विरचित होने पर हम उसके दरवाजे भी बना लेते हैं, हम उससे फर्नीचर भी बना लेते हैं, हम उसको जलाकर अपने खाना भी बना लेते हैं। ये उसकी उपयोगिता को पहचानना है, उसमें उपयोगिता मूल्य को स्थापित कर देना है। लकड़ी स्वयं में अपनी उपयोगिता के साथ है, लेकिन हम उसको अपने उपयोग के लिए कैसे ला पा रहे हैं, ये उसकी उपयोगिता पहचानना है। और उसमें सुंदरता मूल्य क्या है? सुंदरता मूल्य जैसे एक दरवाजे की हम बात करें कि हमने लकड़ी पर अपना श्रम मूल्य लगाकर दरवाजा बना लिया, तो दरवाजा अपनी उपयोगिता को स्थापित कर दिया, दरवाजा में प्रमाणित हो गया उसकी उपयोगिता। लेकिन अब उसमें जब हम पेंट कर देते हैं तो उस उपयोगिता की अवधि बढ़ जाती है, अधिक समय तक वो हमारे लिए उपयोगी हो पाता है। इस तरह से जो कला मूल्य है वो उपयोगिता मूल्य के साथ सजता है। उपयोगिता को बढ़ाने के अर्थ में कला मूल्य है, और ये उपयोगिता के साथ कला मूल्य को स्थापित कर देने की योग्यता, ये कुशलता है। ये कुशलता आने के पूर्व हमको निपुणता से गुजरना होता है। निपुणता में उपयोगिता स्थापित करने की योग्यता हम आती है जब हम इसमें धीरे धीरे पारंगत होने लगते हैं, तो उसमें और कैसे उसको बढ़ाया जाए उधर ध्यान जाता है, कैसे ये चीज अधिक उपयोगी हो सके और उधर ध्यान जाता है। तो फिर हम निपुणता से कुशलता की ओर आगे बढ़ते हैं। निपुणता को जब देखने गए तो उपयोगिता मूल्य स्थापित करने की योग्यता संपन्न होना। उपयोगिता मूल्य अर्थात प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन कर हम अपने उपयोगी वस्तु को स्थापित कर पाते हैं, जबकि कुशलता में हम उस पर कला मूल्य भी स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इस तरह से कोई राष्ट्र निपुणता, कुशलता और पांडित्य से संपन्न होना, तो कुशलता निपुणता से संपन्न होना का आशय है हर परिवार में आवश्यकता से अधिक वस्तु, वो भी प्राकृतिक ऐश्वर्य को बिना नुकसान पहुंचाए, हर परिवार भरा हुआ। और पांडित्य का अर्थ है हर परिवार समझदारी संपन्न। इस तरह से वो राष्ट्र यहाँ पर पूर्ण होता है। राष्ट्र पूर्ण होता है कहने का आशय है अब मानवीयता को कोई क्षति नहीं है, अब प्रकृति को कोई क्षति नहीं है, अब प्रकृति की चारों अवस्थाओं की अक्षुण्यता हो गई, चारों अवस्थाओं अनंत काल तक इस धरती पे बना रह सकता है और सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। इस तरह से यहाँ पर राष्ट्र की पूर्णता है। अंतरराष्ट्र की पूर्णता को जब देखने गए तो मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एक रूपता। संस्कृति सभ्यता पे बात पहले भी हो चुकी है। संस्कृति सभ्यता मानव की परंपरा को लेकर है, मानव संस्कारानुसंगी है और परंपरा से चीजें सीखता है। परंपरा में जो चीजें उपलब्ध है मानव सहज ही उसको स्वीकारता है और उसको जीता है। तो अभी जो संस्कृति है वो धरती के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में हमको दिखाई देता है।
और इन संस्कृतियों में परस्पर विरोध है। एक की संस्कृति को दूसरे को स्वीकार्यता नहीं हो रही है, तो पूरी धरती की संस्कृति एक हो। ये संस्कृति कैसे एक होगी? जब संस्कृति सही रूप में समझ में आएगी। संस्कृति और सभ्यता, सभ्यता, मानवीय संस्कृति, उसके लिए विधि और व्यवस्था। तो यहाँ जब हम मानवीय संस्कृति और सभ्यता को देखते हैं तो ये विधि जो है मानवीयतापूर्ण आचरण में जीता हुआ मानव ही विधि है। अभी भी हम देखें तो एक बालक अपने जो क्रियाकलाप में जो करता है वो मानव परंपरा से ही सीखता है, वो किताबों से नहीं सीखता। तो जब मानव परंपरा में जीते हुए व्यक्ति हमारे बीच, हमारे परिवार में, हमारे समाज में होंगे, तो उनके जीने से हम अपने जीने के अर्थ में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और वो परंपरा के रूप में होगी, वो व्यवस्था के रूप में होगी, और ये व्यवस्था पूरी धरती पे एक जैसी होगी। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उनका तरीका अलग हो सकता है, खुशहाली को व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, जीने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मूल मानसिकता के अर्थ में पूरी धरती पर पूरे एक संस्कृति और एक सभ्यता की स्थापना होगी। इस अर्थ में अंतरराष्ट्र में पूर्णता है। तो व्यक्ति में पूर्णता, समाज में पूर्णता, राष्ट्र में पूर्णता और अंतरराष्ट्र में पूर्णता, ये चारों स्तर पर पूर्णताओं के आधार पर ही इस धरती की पूर्णता है। इस धरती की पूर्णता है का आशय है धरती का जो रहना और होना। तो होने के क्रम में पूर्ण हो चुका है, प्रगटन इसमें चारों अवस्थाओं का हो चुका है, लेकिन रहने में भी जो शंका बना हुआ है कि क्या पता कल धरती रहे ही ना रहे, ये शंका बना हुआ है, इससे मुक्ति है। इससे मुक्ति है अर्थात धरती पर चारों अवस्था अनंत काल तक के लिए अक्षुण्य हो जाता है और इसकी निरंतरता बने रहती है। इस अर्थ में सह अस्तित्व प्रमाणित होता है, जो कि पूरे अस्तित्व का लक्ष्य है। इस तरह से मैंने अपनी समझ के हिसाब से अपने विश्लेषण का प्रस्तुत किया है और आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण रखा और मुख्य रूप से निपुणता, कुशलता और पांडित्य पर एक ध्यान आकर्षण कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तीनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने विश्लेषणों को हमारे सम्मुख रखा। अब इसके बाद गौरी दीदी, कोई नए साथी हैं हमारे? हाँ दीदी, सभी को नमस्ते। हमारे बीच में अंगद प्रसाद केवट भैया जी मरवाही से, इसलिए क्योंकि उनके साथ 6 भाई जी लोग जुड़ते हैं, तो उन सब भाईजियों का भी स्वागत है। और धमतरी से प्रभुराम गंगवेर भाई जी है, और चरामा से कोमल सिंह महावीर भाई जी भी है, और नयापरा राजिम से सुखेन साहू भाई जी है, और रायगढ़ से उर्मिला दीदी जी भी जुड़े हैं। तो आप सभी भाई जी बहन जियों का बहुत बहुत स्वागत है, और जो डेली जुड़ रहे हैं उन सभी का तो है ही। और एक मोबाइल नंबर कुछ अलग शो हो रहा है, तो मैं उनको नहीं वो कर पा रही हूँ कि क्या है। सुदर्शन केवट थे दीदी, सुदर्शन केवट थे दीदी, मरवाही से सुदर्शन केवट भाई जी, आप सभी का उत्सव पारा साकरी के अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रणाम दीदी, प्रणाम, धन्यवाद।